हेलो स्टूडेंट, पीएड क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट टॉपिक मादा जनन तंत्र, नर जनन तंत्र के बारे में हमने पहले पढ़ा है। आज हम मादा जनन तंत्र को डिस्कस करते हैं। देखो, मादा जनन तंत्र जो है ये दो भागों में बांटा गया है। एक तो उसके बाह्य जनन अंग कौन कौन से होते हैं और आंतरिक जनन अंग कौन कौन से होते हैं। जो हमें बाहर से दिखाई देने वाले जो अंग होते हैं वो बाहरी जनन अंग कहलाते हैं। जो शरीर के अंदर होते हैं, जो बाहर से दिखाई नहीं देते हैं, वे अंग आंतरिक जनन अंग कहलाते हैं। देखो, बाह्य जनन अंग का सबसे पहला जो ऑर्गन है वो है मॉन्स प्यूबिस, जो बाहर की तरफ होता है। लेबिया मेजोरा, जो बाहर की तरफ होता है। लेबिया माइनोरा, जो बाहर की तरफ होता है। और क्लाइटोरिस जो होता है वो भी बाहर की तरफ होता है। आंतरिक अंग जो होते हैं वो हमारे पास में ये है। योनि वेजाइना जो होता है आंतरिक अंग है। गर्भाशय आंतरिक अंग है। फैलोपियन नलिका जो है वो भी आंतरिक अंग है। अंडाशय आंतरिक अंग है। और कुछ ग्रंथियां दो, जैसे बार्टोलिन ग्रंथि हो गया और एक स्कैन ग्रंथि जो होती है, यह मादा जनन तंत्र का आंतरिक अंग है और ये मादा जनन तंत्र का बाहरी अंग होता है। अब हम इसकी संरचना के आधार पर देखते हैं कि कैसे ये बाहरी अंग है और कैसे ये आंतरिक अंग है। ये हमारे पास में बाहरी अंग है और ये हमारे पास में आंतरिक अंग है। देखो, और पूछा जाता है कि आवश्यक अंग कौन सा होता है, सहायक अंग कौन सा होता है। आवश्यक अंग जो है ये अंडाशय जो है ये आवश्यक अंग है, तो ये ओम का निर्माण करता है। अंडाशय जो होता है वो अंडों का निर्माण करता है, तो ये आवश्यक हो गया। इसके अलावा जो भी है वो सहायक अंग कहलाते हैं और ये जो दो ग्रंथियां कहलाती है। तो आपको ये याद रखना है कि आवश्यक अंग यदि पूछा जाए तो वो कौन सा है, अंडाशय है। लेकिन कौन सा अंग आता है, वो आंतरिक जनन अंगों के अंदर आता है, वो शरीर के अंदर उपस्थित होते हैं। देखो, संरचना के द्वारा इसको समझते हैं। पहला हमारे पास में जो एक्सटर्नल ऑर्गन, बाह्य जनन अंग, एक्सटर्नल ऑर्गन, एक्सटर्नल ऑर्गन जिसको हम बोलते हैं बाह्य जनन अंग। ये हमारे पास है। देखो, बाह्य जनन अंग के अंदर संरचना के द्वारा बताते हैं। ये है। अब ये जो बाहर की संरचना है सबसे ऊपर, जहां हेयर पाए जाते हैं, जहां हेयर उपस्थित होते हैं, उस संरचना को हम बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। ये संरचना कौन सी होती है आपकी, मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस। अब ये जो बाहर की संरचना है सबसे बाहर होता है, उसको हम बोलते हैं लेबिया मेजोरा। इसमें भी ध्यान रखना, हेयर प्रेजेंट होते हैं। ये जो अंदर की संरचना है उसको हम बोलते हैं लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा, ये आपके पास हो गया मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, ये लेबिया मेजोरा। यहाँ हेयर एब्सेंट होते हैं, ये ध्यान, यहाँ हेयर नहीं पाए जाते। वह स्ट्रक्चर जिस पे हेयर अनुपस्थित होता है या एब्सेंट होता है वो लेबिया माइनोरा है, और जिस पे हेयर प्रेजेंट्स होते हैं वो लेबिया मेजोरा वाला भाग कहलाता है। अब एक जो होता है यहाँ या एक संरचना होती है मूत्राशय के जस्ट ऊपर, ये है मूत्रमार्ग और ये है वेजाइना वाला पार्ट, और इनकी ये ग्रंथि है, स्कैन ग्रंथि, बार्टोलिन ग्रंथि। अब ये जो ऊपर की संरचना है, जो मूत्राशय के ऊपर की जो संरचना है जिसको हम बोलते हैं क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस जो है ये बाह्य जनन अंग के अंदर आता है। तो क्लाइटोरिस क्वेश्चन में पूछा जाता है, क्लाइटोरिस जो होता है वो नर के वर्षन के समान संरचना होती है जिसको हम बोलते हैं क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस बाहरी जनन अंग हो गया। ये मूत्रमार्ग, ये आंतरिक जनन अंग आता है, ये वेजाइना, ध्यान रखना, ये वेजाइना आंतरिक जनन अंग में है, ये मूत्राशय आंतरिक जनन अंग के अंदर है, ये स्कैन ग्रंथियां जो होती है भी आंतरिक जनन अंग के अंदर आती है। तो हमारे पास में एक मॉन्स प्यूबिस, लेबिया माइनोरा और क्लाइटोरिस, एक 4 शीट वाली संरचना होती है जो ये वाली, वो भी हमारे पास में बाह्य जनन अंग के अंदर आती है। तो ये 4 संरचना जो होती है वो बाह्य जनन अंग के अंदर आती है। फिर हम देखते हैं आंतरिक जनन अंग कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं। इसमें इतना ही याद रखना है,
आंतरिक जनन अंग, इंटरनल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आंतरिक जनन अंग। देखो आंतरिक जनन अंग देखते हैं, तो आंतरिक जनन अंग जो है ये हमारे पास में है। अब देखो आंतरिक जनन के अंदर सबसे पहला जो अंग है वो आपके पास में वेजाइना है। ये हमारे पास में वेजाइना, जिसको हम योनि बोलते हैं, योनिमार्ग, वेजाइना, ये आंतरिक जनन के अंदर आता है। फिर हमारे पास में ये जो भाग है वो कहलाता है गर्भाशय, ये कहलाता है यूट्रस, जिसको हम बोलते हैं गर्भाशय। गर्भाशय के अंदर 3 लेयर पाई जाती है। सबसे बाहर ये वाला है, इसको हम एक्टोमेट्रियम बोलते हैं, एंडोमेट्रियम, ये एंडोमेट्रियम है, ये मायोमेट्रियम है, ये एक्टोमेट्रियम हो गया, या उसको बोलता हूँ पेरीमेट्रियम। तो बाहरी, मध्य और आंतरिक। पेरीमेट्रियम हो गया, इसको हम बोलते हैं मायोमेट्रियम, और ये अंदर वाली जो है ये कहलाती है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम तो 3 लेयर पाई जाती है गर्भाशय के अंदर, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम या एक्टोमेट्रियम। इसके पश्चात हमारे पास में ये जो है इसको हम बोलते हैं फैलोपियन नलिका, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन नलिका। और ये जो हमारे पास में है वो है अंडाशय, जो सबसे आंतरिक ऑर्गन कहलाता है। ये हमारे पास में जो ऑर्गन है वो आंतरिक ऑर्गन के अंदर आता है। योनि हो गया, अंडाशय है, फैलोपियन नलिका है और गर्भाशय। ये जितने भी ऑर्गन हैं ये ऑर्गन आपके आंतरिक ऑर्गन कहलाते हैं। फिर हम इन सभी जितने भी ऑर्गन हमने पढ़े हैं उस ऑर्गन का एक एक ऑर्गन के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि एक एक ऑर्गन जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए, कौन से ऑर्गन में क्या क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो फर्स्ट हमारे पास में है आंतरिक ऑर्गन के अंदर आपके पास में वेजाइना, जिसको योनि कहा जाता है। ये पहला इसके अंदर है कि ये आंतरिक जनन अंग कहलाता है। दूसरे इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आंतरिक जनन अंग हो गया, आंतरिक जनन अंग है ये। सेकंड इंपॉर्टेंट है कि जो स्पर्म होता है, वर्षण जो होता है, उसको अंडाशय तक पहुंचाने का जो कार्य करता है वो वेजाइना के द्वारा किया जाता है। तो जो भी आपके पास में स्पर्म बनते हैं, नर के अंदर स्पर्म जो बनते हैं, शुक्राणु जो बनते हैं, शुक्राणु को अंडाशय, फैलोपियन नलिका कह सकते हैं ना, तो फैलोपियन नलिका तक पहुंचाने का जो कार्य करता है, पहुंचाने का जो कार्य करता है वो कौन करता है? वेजाइना करता है। स्पर्म को फैलोपियन नलिका तक पहुंचाने का कार्य जो करता है वो वेजाइना करता है। और वेजाइना का एक और कार्य है मैच्योरेशन साइकिल जो होता है उसको कंप्लीट करने का कार्य जो होता है वो भी कौन करता है? मैच्योरेशन साइकिल जो होता है वो पूरा करने का कार्य भी कौन करती है? वेजाइना करता है। तो वेजाइना के अंदर आपको ये 3 ही चीजें इंपॉर्टेंट है, यही याद रखना है कि ये स्पर्म को फैलोपियन नलिका में पहुंचाने का कार्य मैथुन की क्रिया के द्वारा किया जाता है। तो मैथुन की क्रिया के द्वारा जो भी स्पर्म होता है वो फैलोपियन नलिका तक पहुंचते हैं, ये कार्य करता है। अगला हमारे पास में जो है वो है आपके पास में गर्भाशय,
यूट्रस, यूट्रस यूट्रस जो होती है उसकी 3 लेयर होती है, पेरीमीडियम, मायोमीडियम और एंडोमीडियम। इसका इंपॉर्टेंट काम जो होता है वो जब भी अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के पश्चात जो बच्चा है वो एंडोमीट्रियम आके सहगर्भता उत्पन्न करता है और वहाँ उसको 9 महीने तक रखने का जो कार्य करता है वो कौन करता है, गर्भाशय करता है। तो बच्चे का परिपक्वन, फिटस जो होता है उसका परिपक्वन कौन करता है, फीटस का परिपक्वन, फीटस का परिपक्वन कौन करता है, यूट्रस का कार्य होता है। और यूट्रस की जो एक लेयर होती है एंडोमेट्रियम, उस एंडोमेट्रियम की लेयर जो है, उस एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर ही ये टूटती है, टूटने से ही क्या होता है, मैच्योरेशन साइकिल स्टार्ट होता है। और एंडोमेट्रियम जो होता है वही जो आपके पास में जो बच्चा होता है मोरल अवस्था से ब्लास्टोसिस्ट बनता है, वो आके यहाँ अध्यारोपण जो अध्यारोपित होता है, आरोपण जो होता है वो आरोपण कहाँ होता है, एंडोमेट्रियम की परत को होता है। ये एंडोमेट्रियम जो होती है 3 लेयर के अंदर एंडोमेट्रियम जो है वो सबसे सॉफ्ट होती है ये, और दूसरा जो मायोमेट्रियम है, मायोमेट्रियम जो होती है ये सबसे हार्ड जो होती है ना। अगर आपको सबसे कठोर पूछा जाए, मजबूत पूछा जाए, कठोर लेयर जो होती है वो कौन है, मायोमेट्रियम। ये आपको याद रखना है। तो एक एंडोमेट्रियम जो होती है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। ये 2 ऑर्गन हो गए। तीसरा इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो है वो है आपके पास में फैलोपियन नलिका, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो काम होता है वो निषेचन की क्रिया करता है, फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया करता है वह कहाँ होती है, इस फैलोपियन नलिका के अंदर ही निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्क इसका। इसके 4 पार्ट, इसके 4 पार्ट होते हैं। एक इंटरस्टिशियल, दूसरा आपके पास में स्थमस, तीसरे इसके पास में एम्बुला, एम्बुला एक पार्ट होता है, इसको बोलता हम इन्फेंटिकुलम। इंटरस्टिशियल भाग जो होता है वो डायरेक्ट उससे अंडाशय से कनेक्ट रहता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि निषेचन की जो क्रिया होती है वो कौन से भाग पर होती है, निषेचन की क्रिया जो होती है वो कौन से भाग पर होती है। तो फिलोपियन, यदि आपको फिलोपियन ट्यूब निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, यदि ऑप्शन में फिलोपियन नलिका और एम्पुला दोनों होता है तो आपको एम्पुला होता है, क्योंकि ये भाग है उस फिलोपियन नलिका का भाग है जहाँ निषेचन की क्रिया होती है, उसको हम बोलते हैं एम्पुला वाला पार्ट। तो ये इंटरस्टिशियल, स्टेमस, एम्पुला और इन्फेंटिकुलम, ये हमारे पास में 4 भाग हो गए। फैलोपियन नलिका की जो लगभग डायमीटर होता है वो 10 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है, इसका 10 सेंटीमीटर डायमीटर होता है। इंटरस्टिशियल जो होती है वो लगभग 1.25 सेंटीमीटर होती है। स्थमस, एम्पुला जो होता है वो लगभग आपके पास में 5 सेंटीमीटर होता है, सबसे बड़ा भाग ये कहलाता है। और इन्फेंटिकुलम जो होता है वो 1.25 सेंटीमीटर होता है। स्थमस जो होता है वो 2.5 सेंटीमीटर लगभग भाग होता है। तो टोटल जो होता है वो 10 सेंटीमीटर के आसपास इसका भाग होता है। ये हमारे पास में थी फैलोपियन नलिका। फिर अंत में जो भाग आता है वो हमारे पास में है अंडाशय। अंडाशय जिसको हम ओवरी बोलते हैं, इसका सबसे बड़ा जो कार्य होता है वो होता है अंडों का निर्माण, ओवम प्रोड्यूस करना। अंडों का निर्माण, इसका इंपॉर्टेंट कार्य जो होता है वो अंडों का निर्माण करना होता है। एक और इसका इंपॉर्टेंट काम होता है कि ये हार्मोन्स का निर्माण करता है। ये 2 हार्मोन्स बनाता है, एक हमारे पास होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एक हार्मोन जो होता है वो होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निर्माण भी ये करता है और एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है उसका निर्माण भी ये करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है मैंने बताया था कार्पस ल्यूटेम जो होता है, उस कार्पस ल्यूटेम के द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निर्माण होता है। और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स जो होते हैं अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो वहाँ उस जो फीटस बन रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है, उसको परिपक्वन करने का 3 महीने तक कार्य कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन का इंपॉर्टेंट कार्य होता है कि जो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, द्वितीयक गौण लैंगिक रक्षण,
उसको प्रोड्यूस करने में जो कार्य करता है वो करता है हमारे पास में एस्ट्रोजन हार्मोन। ये हमारे पास में था फीमेल ऑर्गन, आपके पास में फीमेल ऑर्गन थे, एक्सटर्नल ऑर्गन थे, ये हमारे पास में थे इंटरनल ऑर्गन। इससे ज़्यादा आपको ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। ये आपके बीएससी नर्सिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे आपके पास में वो पूछा है कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का निर्माण कौन सा हार्मोन के द्वारा होता है, तो वो एस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा होता है। ओवुलेशन की क्रिया कहाँ होती है, तो ओवुलेशन जो होता है, अंडों का निर्माण जो होता है वो अंडाशय में होती है। फ्यूलराइजेशन की क्रिया कहाँ होती है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती है। तो ये हमारे पास में था फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। थैंक यू। अगला नया टॉपिक और पढ़ेंगे।